ट्वेल्थ में जब हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, फिजिक्स में टॉपिक आता है गॉसेस लॉ। गॉस साइंटिस्ट का नाम है, बहुत सारे लॉ दिया है, उसके नाम से एक लॉ है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक, एक टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है ये देखना है हमको। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है अपने पास, Q से डिनोट करते हैं हमेशा चार्जेस को। चार्ज मान लिया हम लोग Q। किसी भी चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ चलते हैं। ये अगर प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ, माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ, और ये हर तरफ निकलेगा। ठीक है, हर तरफ किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर एक छोटा सा एरिया मान लिया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास होंगे, इस एरिया के अंदर से भी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो अगर इसको गिन दें हम लोग, ठीक है, इसका अगर गिनती चालू करें कि इस छोटे से एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, तो गिनने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहेंगे? एक छोटा सा एरिया दिया गया है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है और इस एरिया के अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकालने का कोशिश करें, ठीक है, फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एक छोटा सा एरिया है, इसको मान लिया हम लोग S, ठीक है, एरिया को मान लिया S। इसमें से भी अगर छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे तो उसको ds कहा जाएगा। ठीक है, तो एरिया हो गया हमारा ds। छोटा सा अगर एरिया लेते हैं, बहुत बड़ा सा एरिया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाले हम लोग। इसके अंदर से मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा E वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें कुछ वैल्यू तो होगा, साथ में एक डायरेक्शन भी होगा, हमको पता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर को जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस छोटे से एरिया में से पास हो रहे हैं। अब एरिया का क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, कोई सा भी एरिया हो उसका क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर करते हैं, जिसको हम लोग ds वेक्टर से डिनोट करेंगे, वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब एरिया का वेक्टर क्या होता है, एक लाइन अगर लेते हैं हम लोग, A से लेकर के B की तरफ अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर ये पता चलेगा कि A से स्टार्ट किए B पे खत्म किए। तो ये हमको पता है कि AB वेक्टर का डायरेक्शन ये है, A से स्टार्ट किए B पे खत्म किया। अब एक एरिया का वेक्टर कैसे बता रहे हैं, ठीक है, एरिया का वेक्टर क्या होता है। एरिया का वेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब उसका अगर वेक्टर निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, बोर्ड है हमारे पास जिसका लेंथ है 20, ब्रेड्थ है 10, तो हमारे पास 200 इसका एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन इसका अगर वेक्टर पूछ दे कि इस एरिया का वेक्टर क्या है, ठीक है, एरिया का वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, जो हमारा एरिया है, सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये सरफेस है, ऐसे मेरा पेन जिस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा इसका वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऐसे सरफेस ले लिया, मैं हाथ को ऐसे लिया, ठीक है, हाथ को ऐसे लिया, और इसका अगर एरिया वेक्टर निकालूंगा तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा। तो कोई सा भी एरिया ले हम लोग, एरिया को S से डिनोट कर दें या कैपिटल A से डिनोट कर दें, अगर उसका वेक्टर पूछे तो उसके परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे, या फिर ऐसे एरिया है तो सामने या इस तरफ होगा हमारा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया हमारा ds वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालना है, हमको पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन द गिवन एरिया या अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस इन द गिवन एरिया। एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग phi से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, और इलेक्ट्रिक है इसीलिए यहाँ पर छोटा सा E लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दो वेक्टर है हमारे पास, एक है E वेक्टर और एक क्या है, ds वेक्टर। E वेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ds वेक्टर हमारा एरिया वेक्टर हो गया। जब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब इस चीज को phi E इज इक्वल्स टू E ds लिख दिया हम लोग, या फिर ES लिखते हैं, पूरा एरिया लेना तो ES लिख देंगे हम लोग। साथ में क्या होगा, जब भी डॉट प्रोडक्ट में रहे, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं हम लोग, तो हमको
तो क्या लिखते हैं cos थीटा। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ई तो हमको दिख रहा है, ds भी हमको दिख रहा है, थीटा कहाँ है हमारे पास? ठीक है, थीटा मतलब एंगल होता है, तो कौन सा एंगल लेना है? कॉर्नर का एंगल लेना है कि कौन सा एंगल लेना है? तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमारा ds वेक्टर का ये रहा लाइन और e वेक्टर का ये रहा लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल, सॉरी फॉर्मूला, E S cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, ये ds लिखा है मतलब छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हैं, S लिख रहे हैं मतलब पूरे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? गॉस थ्योरम। आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम। जो हमने देखा अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला, उसी के आगे है गॉस थ्योरम, उसी से रिलेटेड है। इसमें भी क्या है, गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताया है, लेकिन इस बार क्या है कि जैसे पिछले बार हमने देखा था डायग्राम जो मैं बनाया था उसमें ऐसे सरफेस बना दिया था, मतलब ओपन सरफेस था ये। अब गॉस थ्योरम में क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम हमको बताता है क्लोज्ड अगर सरफेस है, जैसे एक बॉल बना दिए, बॉल क्या होता है? चारों तरफ से बंद रहता है, तो क्लोज सरफेसेस के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या दिया है? गॉस ने एक थ्योरम दिया है। तो गॉस का थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि अगर एक चार्ज है हमारे पास Q, उसके चारों तरफ क्या है? क्लोज कर दिया हम लोग किसी एरिया से, तो इस एरिया से रिलेटेड जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a closed surface, सरफेस अगर बिल्कुल क्लोज है, विद a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge present inside it। कहता है जो भी हमारा क्लोज सरफेस है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, किसका होगा? Q चार्ज का, उसके अंदर जितना चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज से क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, सब तरफ निकल रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इन सबको गिनती करना पड़ेगा हमको। तो ये सब मिल करके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो किसके इक्वल होगा? इस Q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई E, वो क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करता है? सिर्फ क्लोज सरफेस के बारे में बात करता है। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ दिया गया है क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको गॉस लॉ का यूज करना पड़ता है। तो फाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लॉ क्या कहता है कि क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? जो हमारा चार्ज है उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, अंदर वाले चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो गया? फाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या कहते हैं? गॉस लॉ कहा जाता है इसी को। देखिए, अब ये तो है हमारे, हमको फॉर्मूला दे दिया, अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। फिजिक्स में बहुत डेरिवेशंस होते हैं, एक लॉ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका प्रूफ भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो डायग्राम बनाएंगे, एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे कि एक क्लोज सरफेस रहे, उसके अंदर क्या रहे? एक चार्ज रहे अपने पास। हमने लिया एक क्लोज सरफेस, क्लोज कर दी इस सरफेस को, ठीक, बंद कर दिया। एक बॉल है, बॉल के एकदम सेंटर पे क्या है? चार्ज Q है। ठीक, एकदम सेंटर पे चार्ज Q है। अब इस बॉल का जो रेडियस है, मान लेते हैं ये रेडियस कितना है? R रेडियस है इसका। ठीक, इसका रेडियस R। ये पूरी तरीके से एक स्फीयर है, इस स्फीयर के बीच में चार्ज Q है और इस स्फीयर का रेडियस कितना है? R है। मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा एरिया
काट के निकालते हैं। छोटा सा एरिया यहाँ पर हम ले लेते हैं डी ऑफ ए या डी ऑफ एस, ए लिखे चाहे एस लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, डी ऑफ एस। इससे रिलेटेड जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा, सामने की तरफ डी एस वेक्टर हो गया। ये एक छोटा सा एरिया लिए डीएस, स्फीयर के ऊपर से एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाल दिए, तो वो क्या हो गया, डीएस हो गया। अब उसका जब वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले क्या होता है, कोई भी सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर होता है हमारा वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर ये एरिया है छोटा सा, उसके परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, डीएस का वेक्टर ले लिया। एरिया डीएस हो गया, उसका वेक्टर क्वांटिटी किधर होगा, डीएस वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अब जब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ निकल रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, ई सब तरफ निकल रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कोई नहीं बन रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज इक्वल्स टू E। तो Q जो चार्ज है अपने पास, उसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, E इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये, ठीक। लेट ए स्मॉल एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का छोटा सा एरिया काट के निकाले, वो क्या है, डीएस। देखिए इस स्फीयर का एक छोटा सा सरफेस एरिया काट के निकाले, वो हो गया डीएस। तो अकॉर्डिंग टू क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला जो हमने निकाला था थोड़ा देर पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई ई जो निकाला था हम लोग, वो क्या था, ई डीएस कॉस थीटा। अब ये क्या हो रहा है, बहुत ही छोटे से एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, ठीक है, छोटा सा एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी थोड़ा सा होगा, ठीक। एरिया जब छोटा सा है तो इसके अंदर से थोड़ी सी फील्ड लाइन पास हो सकते हैं, तो अगर एरिया ही छोटा सा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। तो हम इसको भी थोड़ा सा लिख रहे हैं डी फाई, ठीक है, फाई की मतलब तो हो जाएगा, सिर्फ फाई लिखेंगे मतलब पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया हम लोग, तो डी यहाँ पर यूज कर दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम छोटे से एरिया का या थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हैं इसका। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा हो गया। अब हमको क्या पता चला कि यहाँ पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, ई वेक्टर भी ऐसे ही चल रहा है, डीएस वेक्टर भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ई वेक्टर का भी वही डायरेक्शन है, डीएस वेक्टर का भी वही डायरेक्शन है, तो इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 0 डिग्री। तो डी ऑफ फाई ई इज इक्वल्स टू ई डीएस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री होता है 1, ठीक है। तो d ऑफ फाई ई इज इक्वल्स टू e ds इनटू में हो गया 1, तो d ऑफ फाई ई इज इक्वल्स टू हो गया e ds, ठीक। इतना हम लोगों ने निकाला। अभी d फाई ई का वैल्यू क्या होगा, e इनटू ds। अब हम लोग क्या देखते हैं, इन सब का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। e का फार्मूला क्या होगा, ds का फार्मूला क्या होगा। हमको क्या निकालना है, डी फाई तो ठीक है, लेकिन हमको चाहिए फाई ई पूरे का फॉर टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरा जब निकालना है हमको, तो देखो हमारे पास दो होता है कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं, जब बड़ा चीज दिया है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अगर छोटा सा हिस्सा दिया हो पूरे का निकालना है हमको, तब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा पार्ट का हमने भी निकाला है और हमको चाहिए पूरे पार्ट का, पूरे सरफेस का हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पूरे सरफेस का जब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट किए डी ऑफ फाई ई इज इक्वल्स टू, इधर भी इंटीग्रेशन किए ई डीएस, ठीक। इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन कैसा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx से पता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ dx है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में d फाई है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फाई, ठीक है। इंटीग्रेशन में ds है, e का तो इंटीग्रेशन होना ही है, ठीक है, e को ऐसे ही छोड़ देते हैं।
सिर्फ ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा s। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन में क्या ध्यान रखना है कि अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो सिर्फ x वाले वैल्यूज का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ds लिखा है मतलब s वाले वैल्यूज खोजेंगे उनके इंटीग्रेशन करेंगे। तो s यहाँ पर है, इधर कोई s है ही नहीं तो हम इंटीग्रेशन किसी और चीज का नहीं कर सकते, e का कर ही नहीं सकते। ds के फॉर्म में है मतलब e का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यहाँ पर s रहता तो उसका करते इंटीग्रेशन, तो सिर्फ ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर s क्या है, ये सरफेस ले रहे हैं हम लोग। s मतलब क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कौन सा शेप लिए हम लोग, गोल सा, बॉल जैसा बन रहा है। बॉल जैसा बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर और e के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो फाई e हो गया e के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, फिर इनटू s के जगह पर हो गया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दोनों का वैल्यू रखे, e का भी वैल्यू रखे, s का भी रखे। e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया 4 पाई r स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल क्या क्या होगा, यहाँ पर 4 हो गया कैंसिल, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, पाई पाई भी हो गया कैंसिल, r स्क्वायर भी हो गया कैंसिल। तो हमारे पास फाई e इज इक्वल्स टू क्या बचा है, न्यूमरेटर में बस एक q बचा, डिनोमिनेटर में एक एप्सिलॉन नॉट बचे। यही हमारा गॉस लॉ में फॉर्मूला था, फाई e इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका प्रूफ। तो गॉस लॉ याद किया हमने। गॉस लॉ क्या होता है कि अगर क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर q चार्ज रखा है तो इस सरफेस के साथ रिलेट करता हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि यही होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अगर कोई क्लोज्ड सरफेस रहा तो। हमने एग्जांपल में क्या लिया, स्फीयर का एग्जांपल लिया है। तो ये हो गया गॉस थ्योरम का क्या कहते हैं, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे फिर कभी ऐसे आप लोगों को बताएंगे गॉस थ्योरम का यूज, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन 3-4 है, बहुत अलग अलग कंडीशंस में होता है एप्लीकेशन, तो उसको फिर आगे स्टडी करेंगे।